वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य पेपर 1 के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और महत्वपूर्ण क्या, सारे के सारे जो 2016 से लेकर के 2016, 17, 18 और 19 और 20 इन सभी प्रश्न पत्रों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए उन पर आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं। साथ ही साथ आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है और कैसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे। 2021 के परिप्रेक्ष्य में वीडियो बना रहा हूं। वैसे 2022 या 23 जितने भी आप जो है अगली परीक्षा देते हुए आगे बढ़ेंगे उनमें यह वीडियो आपके जो है एक प्रकार से आपका मार्गदर्शन करेगा और यह आपको जानने का अवसर मिलेगा कि आपको किस प्रकार के जो है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। वैसे मैं बता दूं आपके जो है आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग बीए थर्ड ईयर में हिंदी साहित्य की जिस सिलेबस की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर यह सिलेबस है कहीं ना कहीं पे ये जो है यह सिलेबस जो कार्य करता है आपका जो आधुनिक अवधि काव्य जो होता है या अवध प्रांत के लिए है। तो जितनी भी अवध से संबंधित जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अवध प्रांत से रिलेटेड हैं वहाँ के लिए यह वीडियो कार्यरत होगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आप आधुनिक अवधि काव्य आपके पाठ्यक्रम में है तो आप यह वीडियो देख करके लाभान्वित हो सकेंगे। और ध्यान रखेंगे जो सेकंड पेपर होता है यहाँ के सेकंड पेपर हिंदी भाषा का इतिहास एवं साहित्य का इतिहास होता है, वह तो अधिकतर जो है यूनिवर्सिटीज़ वही रखती हैं। इसी प्रकार से लास्ट जो होता है प्रयोजन मूलक हिंदी, किसी में बीए सेकंड ईयर मतलब बीए सेकंड ईयर में ही प्रयोजन मूलक हिंदी को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। तो आज की वीडियो के अंतर्गत मैं आपको किताब दिखाना चाहता हूँ। किताब कैसी होती हैं आपके, तो उस किताब को मैं दिखा दूँ आपको। 3 किताबें चलती हैं और किताब का नाम है एक प्रकार से पहला जो प्रश्न पत्र होता है वह आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, आधुनिक अवधि काव्य। आधुनिक अवधि काव्य, इसके संपादक हैं डॉक्टर महावीर प्रसाद उपाध्याय और डॉक्टर राम स्नेहीलाल शर्मा यायावर। तो यह पुस्तक है, इसमें जो है पूर्ण रूप से आपको सारी की सारी मुद्दे मिल जाएंगे, इसमें सभी चीज़ें आपको दिखाई पड़ जाएंगी। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं पे ये पहली किताब है आपकी जो चलती है आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग। ठीक, और उसके बाद में दूसरी किताब भी आपके सामने मैं दिखाना चाहूँगा। दूसरा जो पेपर होता है उसकी अलग किताब चलती है, हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। तो इस पुस्तक को अगर लेना चाहें तो ले लीजिएगा। और इसमें अच्छी बातें लिखी, भाषा आपकी जो है एक प्रकार से परिष्कृत भाषा का प्रयोग है, संस्कृत निष्ठ, अर्थात अब हिंदी पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर में हैं तो अच्छी भाषा का ही प्रयोग होगा और मतलब समझ में आ जाएगा ऐसे पढ़ेंगे तो। ऐसे इसमें जो है मैंने पूरा पढ़ा इसको 2-3 बार, इसमें आप बड़े आसानी से सारी पहले हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई सारे मुद्दे आप देख सकते हैं यहाँ पर। आदिकाल, आधुनिक काल, मध्यकाल, पूरा का पूरा इसमें ब्यौरा दिया हुआ है हर एक तरफ से। तो ये दूसरी पुस्तक थी। तीसरे पेपर के अंतर्गत जो प्रयोजन मूलक हिंदी होती है उसके अंतर्गत ये पुस्तक है, संपादक हैं इसके डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे और डॉक्टर वशिष्ठ नारायण पांडे जी। तो यह पुस्तक आप ले सकते हैं। और प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत यह पुस्तक चलती है आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग। इसमें भी जो है एक प्रकार से प्रयोजन मूलक हिंदी में होता क्या है आप देख लीजिए। इसमें होता है जैसे इसमें साहित्य भाषा क्या होती है, मानक हिंदी भाषा क्या होती है, संचार भाषा क्या है, माध्यम भाषा क्या है, इसके बारे में यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा आता है। और साथ ही साथ पल्लवन, संक्षेपण, टिप्पण, टिप्पणी, प्रारूपण क्या होता है, पत्र लेखन क्या होता है। फिर आप भाषा कंप्यूटिंग में चले जाएंगे तो कंप्यूटर की समान विशेषताएँ, कंप्यूटर के तकनीकी पहलू, ये हिंदी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इन सभी को जानते हो। पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, ग्रामीण पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, व्याख्यात्मक पत्रकारिता, संदर्भ पत्रकारिता, संसदीय पत्रकारिता क्या होती है इन सभी को मैं बता दूंगा किसी दिन। एक वीडियो के अंतर्गत सारे मुद्दे को समझेंगे। हालांकि आज की वीडियो के अंतर्गत मैं बताना चाहूँगा आपको मैं आज की वीडियो के अंतर्गत आपको आधुनिक अवधि काव्य यहाँ पर लिखा होगा, आधुनिक अवधि काव्य जिसको आप जनपदीय भाषा साहित्य के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के अवधि जो कविता है अवध के प्रांत में लगभग गोंडा, बलरामपुर, फैज़ाबाद और बस्ती, इसी प्रकार से बहराइच और इधर चले जाएंगे तो आपका उन्नाव साइड तक जो है कहीं ना कहीं पे यही भाषा बोली जाती। बाराबंकी हो गया, सुल्तानपुर हो गया और प्रतापगढ़ साइड भी चले जाएंगे तो कुछ ऐसी भाषा बोली जाती है जो कि अवधि से एक प्रकार से जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं पे अवध का क्षेत्र एकदम से विस्तृत है और इस विस्तार फॉर्म में जो पूछी जाती भाषा वह आधुनिक अवधि काव्य से रिलेटेड होती है। तो विभिन्न क्षेत्रों के इन्हीं क्षेत्रों के आपके कभी भी मिलेंगे जो आपके सामने आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग है। अभी समझें किसी जो है सभी लोगों को। साथ ही साथ एक पुस्तक हमारे पास है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने इसको लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। जो उन्होंने पुस्तक लिखी है वह पुस्तक है, इसमें पूरा का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। हर एक मुद्दे को वैज्ञानिकता की दृष्टि से यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं।
यहाँ पर आप बड़ी आसानी से सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन हर एक मुद्दे को तकनीकी रूप से विश्लेषण करते हुए इन्होंने समझाया है। तो हिंदी साहित्य की एक प्रकार से बेसिक से समझ अगर लेनी है, वैसे मैं बता दूं हिंदी साहित्य की वैज्ञानिक समझ लेनी है आपको, तो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ला जी के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के द्वारा लिखित है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये थी कुछ पुस्तकें जो कि हिंदी से रिलेटेड थी, और भी पुस्तकें हैं आपके हमारे पास, लेकिन अब सभी को दिखाएंगे तो उसमें ज़्यादा समय ले लेंगे। आइए अब हम अपने जो है पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। वैसे मैं एक मिनट में आपको ब्यौरा पूरा का पूरा बता दूं, यहाँ पर जो बोर्ड पर लिखा हुआ है इसके बारे में हम एक एक जो है कम समझेंगे कि प्रश्न आपके सामने लाऊंगा, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। वीडियो लंबा होगा थोड़ा, तो वीडियो लास्ट तक देखने का प्रयास करेंगे आप लोग। उम्मीद यही करता हूँ कि सभी लोग लास्ट तक देखेंगे। थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं निकल पा रही, बट समझाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। BA थर्ड ईयर अर्थात BA तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र पेपर 1, जनपदीय भाषा साहित्य, आधुनिक अवधि काव्य के नाम से जाना जाता है। 2016 से लेकर के 2020 तक के पूछे गए समस्त प्रश्नों का संकलन इस वीडियो के अंतर्गत होने वाला है। यहाँ पर आप जब भी हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको हिंदी, चूँकि कोई भाषा शुरुआत में थी नहीं जब बनी है, हिंदी भाषा जो है बोलियों का संगठन है, बोलियों का समूह है, और इन्हीं बोलियों में से एक अवधी बोली उस समय एक चरम सीमा पर थी। एक फुल फॉर्म में अगर बात करें तो अवधी और ब्रज दो प्रकार की जो भाषाएं थी, अपने आप में एक प्रकार से भाषा का ही रूप ग्रहण किए हुए थी उस समय। बात करें अगर अवधी की, तो अवधी के जो है मुख्य कवियों में आपके शेख निसार हो गए, इसी प्रकार से तुलसीदास जी हो गए। सबसे बढ़िया अगर बात करें तो पारिष्कृत अवधि का प्रयोग, संस्कृतनिष्ठ अवधि का प्रयोग, तत्सम शब्दावलियों के प्रयोग करने वाले में तुलसीदास जी का रामचरितमानस या अन्य रचनाएं देख सकते हैं। इसी प्रकार से बात करें शेख निसार की, तो वह ठेठ अवधि का प्रयोग करते थे, और अवधि काव्यों में कहीं न कहीं पे आप देखते हैं शेख निसार जी को त्रिलोचन शास्त्री हैं, बंशीधर शुक्ला जी हैं, आचार्य विश्वनाथ पाठक हैं, आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत जी हैं, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस जी हैं, गुरु प्रसाद सिंह मृगेश हैं, चंद्रभूषण द्विवेदी जिनको रमई काका के नाम से जाना जाता है वह भी हैं, और इसी प्रकार से आपके जो है डॉक्टर द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी हैं, तो जो कि उन्नाव से संबंध रखते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये सारे के सारे मुद्दे आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग बड़े ही महत्वपूर्ण थे, जिनको हमने आपके सामने प्रकट किया। यहाँ पर थोड़े मुद्दे और आपको समझाना चाहूँगा एक मिनट के लिए। हिंदी साहित्य जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं, चूँकि हम अवधि पढ़ रहे हैं तो अवधि के इतिहास के बारे में यहाँ पर आपको देखना होगा कि आखिरकार अवधि भाषा का विकास कैसे हुआ। ध्यान रखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं पे अवधि उसी समय से विकास हुआ है। तो अवधि का विकास और हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य के विकास में ब्रज भाषा का भी विकास उसी पैरेलल होता रहता, समानांतर में चलता है, कहीं ना कहीं पे वहीं पर अवधि का भी। तो अवध के प्रांतों में अवध में रचनाएं लिखी जा रही थी, और जो ब्रज के जो थे वो ब्रज की रचनाएं लिखते थे। हालांकि कुछ कवि ऐसे हुए हैं जैसे तुलसीदास जी, उन्होंने ब्रज में भी रचनाएं करी हैं और जो है अवधि में। ऐसे बहुत सारे कवि हुए हैं जिन्होंने अवधि में और ब्रज में दोनों में रचनाएं करी हैं। तो कहीं ना कहीं पे अवधि और ब्रज एक समानांतर जो है बोली के रूप में हमारे सामने आती हैं, और विशेष योगदान रहा हिंदी साहित्य में अवधि का। इसलिए अवध प्रांत में आपको अवधि भाषा पढ़ना होता है। अवधि में शब्द जो है एक प्रकार से बहुत ही अच्छे हैं, और एक प्रकार से मनोरंजनात्मक शब्द भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आपको अवधि का इतिहास यहाँ पर पढ़ना होगा। आदिकाल में अवधि का स्वरूप कैसा था, मध्यकाल में अवधि का स्वरूप कैसा था, इसके बाद में आपका जो आधुनिक काल है उसमें अवधि का स्वरूप कैसा था। वैसे चूँकि आपको आधुनिक अवधि के बारे में ही पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं पे आधुनिक पे ज़्यादा फोकस आपको कर लेना है। साहित्य का इतिहास किसके, तो वहाँ पर आपको अवधि भाषा का इतिहास पढ़ना होगा। आखिरकार अवधि जो भाषा है उसके व्याकरण कैसे हैं, अलंकार उसमें क्या हैं, रस कैसा है, छंद कैसे हैं। इसी प्रकार से जो भाषा है, भाषा के प्रकार से अगर मानकीकरण के दृष्टि से देखा जाए, वैज्ञानिकता की दृष्टि से देखा जाए, भाषा मनोवैज्ञानिक या फिर भाषा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, तो क्या आखिरकार अवधि भाषा जो है वह पूर्ण रूप से खरी उतरती है, इस मुद्दे को समझना है। और साथ ही साथ साहित्य का इतिहास क्या होता है। अवधि जो भाषा है उसमें जो साहित्य लिखे जा रहे थे, क्योंकि साहित्य जो होता है समाज का दर्पण होता है, और जब साहित्य लिखा जा रहा था तो किस प्रकार से उसमें सारे चीज़ें हमारे सामने आती गई। तो साहित्य कैसा रहा है, किस काल में कौन कौन सी रचनाएं मिलती हैं, कौन कौन से ग्रंथ मिलते हैं, जो कि अवधि को एक प्रकार से एक विस्तृत फॉर्म में लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर आपको यह समझना होगा। साथ ही साथ आपको शेख निसार, आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग शेख निसार पहले ऐसे कवि हैं जिनसे एक प्रकार से ठेठ अवधि का प्रयोग करते हैं, या भी मलिक मोहम्मद जायसी भी ठेठ अवधि का प्रयोग करते हैं। ठेठ अवधि का मतलब होता है गंवई भाषा।
गौई भाषा से हम और आप बोलते हैं मैं गोंडा से हूँ, तो एक प्रकार से मेरी भाषा कुछ अलग तरीके से है। आप गोंडा में आइए कभी। जो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं या फिर हमारे जो भाई बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी के सभी कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि अवध प्रांत से ही रिलेशन रखते होंगे। तो कहीं ना कहीं उनको अवधी भाषा के बारे में पूर्ण नॉलेज होगा। तो शेख निसार उस भाषा में रचनाएं करते थे। जैसे मान लेते हैं कि जो है जैसे मलिक मोहम्मद जैसी का ले लीजिए, तपय लागब जियठ आषाढ़ी, इस प्रकार से लिखते थे। मतलब लगता था कि हाँ अवधि का ही कोई व्यक्ति लिख रहा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे इन सभी लोग जितने भी हैं सब ठेठ अवधि का प्रयोग कहीं ना कहीं पे करते हैं। कुछ लोग हैं जो कि संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवधि का प्रयोग करते हैं। जैसे रमई काका हो गए, या इसी प्रकार से आप देखेंगे बंशीधर शुक्ला जी हो गए, आचार्य विश्वनाथ पाठक जी हो गए, आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत जी हो गए। आप देखते होंगे, आप सुनहली श्यामा ने आपने पढ़ा होगा, आपने जो है हमने आपको यूसुफ जुलेखा का पूरा 2 घंटे का विस्तार से समझा दिया है, तो उसको आपने देखा होगा। तो बड़े ही प्रकार से मार्मिक रूप से अवधि को पढ़ना है। अवधि भाषा जटिल भी है और कहीं ना कहीं पे आपको पढ़ने में दिक्कत भी होती होगी, लेकिन अगर इसको ध्यान से थोड़ा पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से शब्द इसके निकलेंगे। आप अपनी भाषा में पढ़ने का प्रयास करें इसको, ठीक। चले, तो शेख निसार जी जो थे, इनका जन्म 1733 ईस्वी में हुआ था। इनके मृत्यु के संबंध में बातें नहीं बताई गई हैं पुस्तकों में। हमने देखा 2-3 पुस्तक में, नेट पर भी देखा, नहीं मिल रहा है। आपको मिलेगा तो उसको बता दीजिएगा। फैजाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था, शेखपुर नामक ग्राम में। यह बातें जान लीजिए। इनके संदर्भ में मैंने सोचा थोड़ी बातें बता दूँ। त्रिलोचन शास्त्री, इनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था और 2007 में इनकी मृत्यु हुई थी। लगभग जो है आप जोड़ लीजिए कितने सालों तक ये जिए हैं। और साथ ही साथ कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछेगा त्रिलोचन शास्त्री का जन्म कब हुआ था और कितने वर्षों तक वह जीवित रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे अमोला जो इनकी कृति है, अमोला कृति से 51 बरवै जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। और बरवै एक प्रकार से एक छंद होता है, और बरवै छंद के एक प्रकार से अगर बात करें प्रणेता या फिर जनक, तो रहीमदास जी को माना जाता है। तो कहीं ना कहीं पे आपको यहाँ से ये चीज़ें देखनी है। और बंशीधर शुक्ला जी की जो है जन्म जो हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था। 1980 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। राम मड़ैया इनकी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। राम मड़ैया में आप देखते होंगे कि सड़क जो है, सड़क न गली द्वारी भरे तलैया, इसी प्रकार से राम सहारे बनी है अपनी राम मड़ैया, इस प्रकार से कविता हमने विस्तार से इसकी व्याख्या भी कर दी है, उसको देख लीजिएगा। किसान की अर्जी कविता है। हुआ कसकस होए निर्वाह, तपनी बदरा आए जा रही, ये सारी की सारी कविताएँ हैं। थोड़ा पढ़ने का लय होता है आपके। मैं अगर पढ़ना चाहूँ आपको किताब तो थोड़ा सा दिखा दूँ आपको पढ़ के, लेकिन वैसे हमने आपको वहाँ पर समझा दिया है पढ़ करके। जैसे यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं बात करूँ राम मड़ैया की, यहाँ पर राम मड़ैया कविता मेरे सामने खुली हुई। नदी किनारे सड़क न गली द्वारे भरी तलैया, हुए बनी है राम सहारे अपनी राम मड़ैया। जहाँ बयारी लगावे बढ़नी और जुगनू दिया दिखावे, सुअर सियार चील गिलहरिया कूरा सहित उठावे। चिड़ई कौआ काका कही कहे जाग जगाई सोआवे, उई उई अथय अथय के सबिता दिन और रात बतावें। जहाँ बंदरवा डाका डारे चोरी करे बिलैया, हुए बनी है राम सहारे अपनी राम मड़ैया। इस प्रकार से कविताएं लिखते थे। बड़ी ही एक प्रकार से सुरम्य कविता है। डोंगिया वगैरह तमाम सारी कविताएं जो कि एक सुनहली श्यामा जो कि लिखी गई है मेरे प्यारे दोस्तों बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ेश जी के द्वारा, जिनका जन्म 1898 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1942 ईस्वी में। मनई, सुनहली श्यामा, घसियारिन, सूखी डार, डोंगिया, ये सब कविताएं हैं। किसी दिन मतलब वैसे तो हमने सभी को बता ही दिया है, हालांकि यहाँ पर थोड़ा मैं शैली बता रहा था आपको पढ़ने के लिए। तो उई उई अथय अथय के सविता दिन और रात बतावें, मतलब कि यहाँ पर जो है जुगनू दिया दिखा रहा है। जुगनू एक प्राणी होता है, एक जीव होता है, वह दिया दिखा रहा है। और जो है प्रकार से जो हवा है, वायु, वह बढ़नी लगा रही है, मतलब कि जो है क्या बोलते हैं, साफ़ सफाई कर रही है। और बिलार वगैरह कूड़ा जो मतलब कूड़ा एक प्रकार से जो होता है नहीं, जो मान लेते हैं जो कूड़ा करकट होता है उसको साफ करती है। इस प्रकार से कवि ने कल्पना करी है। तो एक ऐसी मड़ैया की कल्पना करी गई है जिस पर जो है प्रकार से सारे के सारे लोग जो पशु पक्षी हैं या फिर जो वातावरण की प्रकृति की चीज़ें हैं उनसे सारे कार्य हो रहे हैं। तो उसको हमने इस वीडियो में बता दिया, उसको देख लेंगे। तो ये कविताएं इनकी संकलित हैं। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा था कि बंशीधर शुक्ला जी की कौन कौन सी 5 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तो राम मड़ैया, किसान की अर्जी, हुआ कसकस होए निर्वाह, तपनी बदरा आए जा रही। आगे समझते हैं आचार्य विश्वनाथ पाठक। आचार्य विश्वनाथ पाठक का जन्म 1898 ईस्वी में हुआ था। 1942 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और ध्यान रखेंगे, इसी लगे हाथ आप एक और समझ लीजिए, बलभद्र प्रसाद दीक्षित का भी जन्म 1898 और 1942 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। दोनों लोग एकदम से बराबर हैं। तो इन दोनों की अगर आप जो है पाठक जी का और पढ़ेश जी का, मतलब पाठक और दीक्षित, तो पाठक दीक्षित का जन्म जो हुआ था 1898 में हुआ था और मृत्यु 1942 ईस्वी में हुई थी।
आचार्य विश्वनाथ पाठक जी का जो है आपके पाठ्यक्रम में सर्वमंगला जो है इनके काव्य संग्रह से आपके पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता का मंच संकलित है और स्वराज की स्थापना संकलित है। एक ध्यान होगा आपको, किसी किसी वीडियो में मेरे मुझसे सूरज की स्थापना निकल गया था, तो उसको माफ़ करिएगा, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ा, कभी कभी हो जाता है ऐसे, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। स्वराज की स्थापना है, ओके, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में आद्या प्रसाद मिश्रा जी, जिनको उन्मत्त के नाम से आना था, उन्मत्त इनका उपनाम है। इनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था और 2006 में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। डगर महकी इनकी कविता है और डगर महकी एक प्रकार से बड़ी अच्छी कविता है। आप देखेंगे किस प्रकार से एक रास्ता है और उस रास्ते फिर या फिर वातावरण है, वातावरण किस प्रकार से महकता है, किस किस चीज़ों से महकता है, उसको विस्तार से समझाया गया है। व्याख्या मैं कर चुका हूँ, पाती की भी व्याख्या कर चुका हूँ। पाती जो है कविता एक जो है फौज पर आधारित फौजी की है। हमने बता दिया आज दिवाली, या एक त्यौहार है दिवाली, दिवाली जिसको कहा जाता है, उसको हमने बता दिया है जो है अंधेर कतहु रह न पाई आज दिवाली या। इस प्रकार से एक रहा मतलब कि जो है पिछवाड़े नर्दा की कहती, मतलब अचरा में दो लेकर के एक धरे दो रहा छुपाई, इस प्रकार से कुछ है कविता, हमने बता दिया उसको। गर्मी आई कविता की भी व्याख्या होगी, तनी झूमी के बरस इसकी भी हो गई है। तो ये सारी कविताएं हैं आपके किसकी, आद्या प्रसाद मिश्रा जी की, उन्मत्त जी की। बलभद्र प्रसाद दीक्षित पड़ीस जी की जन्म जो हुआ 1898, मृत्यु 1942। मनई कविता, सोनाली श्यामा, घसियारिन, सुखीडार, डोंगिया इत्यादि आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। गुरु प्रसाद सिंह मृगेश जो है इनका जन्म 12 जनवरी 1910 में हुआ था। 1985 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी और इनका जन्म हुआ था बाराबंकी में हुआ था। बाराबंकी में रामनगर एक जो है स्थान है, बाज़ार भी रामनगर है, जहाँ पर बस वगैरह रुकती है, वहाँ पर मैं 2-3 बार रुका हूँ। तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था गुरु प्रसाद सिंह मृगेश जी का। और यह जो है आपके पाठ्यक्रम में या द्रुत पाठ के रूप में शामिल है। तो गुरु प्रसाद सिंह मृगेश और चंद्रभूषण द्विवेदी यानी रमई काका और डॉक्टर द्वारिका प्रसाद मिश्रा, ये जो हैं ये लोग आपके पाठ्यक्रम में द्रुत पाठ के रूप में शामिल हैं। द्रुत पाठ का मतलब सीधा सा यही होता है कि इनसे आपसे व्याख्या खंड नहीं पूछा जाएगा। तो इनकी कविताएं जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उनसे व्याख्या नहीं पूछी जाएगी, उनसे केवल और केवल आपके लघुत्तरीय प्रश्न ही पूछे जाएंगे, यह बात आपको ध्यान होगा। तो उनसे केवल लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ना तो बहुविकल्प मतलब ना तो आपके अति लघुत्तरीय और ना ही दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और ध्यान रखेंगे ना ही व्याख्या खंड पूछे जाएंगे। ठीक, तो आइए बात करते हैं। गुरु प्रसाद सिंह मृगेश 12 जनवरी 1910 में जन्म, 1985 में मृत्यु हो जाती है। बाराबंकी रामनगर में इनका जन्म हुआ था। दूसरे हैं चंद्रभूषण द्विवेदी आपके, जिनको रमई काका के नाम से आना आता है। इनका जन्म 2 फरवरी को हुआ था 1915 ईस्वी में। 19 मई 1982 में इनका निधन हो गया। उन्नाव में इनका जन्म हुआ था। उन्नाव ज़िला है, कानपुर जब जाते हैं तो उन्नाव मिलता है, और रावतपुर नामक ग्राम में हुआ था उन्नाव में। आगे आपके द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी 5 अगस्त 1901 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ। मृत्यु इनकी 31 मई 1988 ईस्वी में हुई, और साथ ही साथ इनका भी जन्म उन्नाव में हुआ था, पड़री गांव में। ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं पे ये सारे के सारे आपके पाठ्यक्रम में आधुनिक अवधि का जब पढ़ते तो उसमें आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। आइए बात कर लेते हैं आपके पाठ्यक्रम में पूछे गए प्रश्नों के बारे में, और जो कि लगातार पूछे जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, आपके पाठ्यक्रम के अगर अकॉर्डिंग में बताना चाहूँ तो आपका पाठ्यक्रम 3 खंडों में बटा हुआ होता है। खंड आ से अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड बा जो होता है उससे लघुत्तरीय, और खंड सा से जो होते हैं आपके दीर्घोत्तरीय। ध्यान रखें, खंड जो बा होता है आपका उससे लघुत्तरीय होते हैं। लघुत्तरीय जो होते हैं एक प्रकार से 3 खंड होते हैं, मतलब कि लघुत्तरीय में 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक तो लघुत्तरीय में जो द्रुत पाठ में है चंद्रभूषण द्विवेदी जी, और इसी प्रकार से चंद्रभूषण द्विवेदी और गुरु प्रसाद सिंह मृगेश, और इसके अलावा आपके जो है मिश्रा जी, द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनसे प्रश्न केवल इनके जीवन परिचय के बारे में, इनकी साहित्यिक परिचय के बारे में, इनके रचनाओं के बारे में प्रश्न आपसे पूछेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो व्याख्या खंड होता है वह भी लघुत्तरीय में होता है। व्याख्या कितने नंबर की होती है आपकी, तो व्याख्या के लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं। जब एक लघुत्तरीय प्रश्न आप करेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न के आपको 10 नंबर मिलते हैं, ध्यान रखेंगे। और अति लघुत्तरीय प्रश्न के आपको 2 नंबर मिलते हैं अति लघुत्तरीय के, और जब एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप करते हैं तो उसके 15 नंबर मिलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये था कुछ ट्रेंड। यहाँ पर देखेंगे 2016 में जो प्रश्न पूछे गए थे, लिख लीजिए आप सभी लोग। मैं एक जो है मेरे पास अनसॉल्व्ड पेपर पूरा का पूरा पेपर है, मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ सभी प्रश्नों को। यहाँ पर पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्तों, अति लघुत्तरीय प्रश्नों को लिखिएगा आप लोग सभी लोग। एक कॉपी पेन लेकर के बढ़िए, लिख लीजिए या फिर सुन लीजिए आप। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो है 50 शब्दों में प्रत्येक प्रश्नों को आपको लिखना होगा। जनपदीय भाषा साहित्य खंड आ। पहला प्रश्न है कि शेख निसार की रचनाओं का परिचय दीजिए।
दूसरा प्रश्न आपके पाठ्यक्रम में पूछा गया है कि डोंगिया शीर्षक कविता में निहित जीवन उद्देश्य को बताइए, मतलब स्पष्ट कीजिए कि जीवन उद्देश्य जो छुपा हुआ है या जीवन का संदेश क्या है। डोंगिया कविता जिस प्रकार से डोंगिया जो नाव है वह जाती है, तो डोंगिया नाव जिस प्रकार से चलती रहती है, रुकती नहीं है बीच में, कहीं ना कहीं पे वह जीवन आपका भी आपके जीवन से रिलेशन रखता है। वह कविता जो है उसका भाव कुछ अलग है। ठीक, ध्यान रखेंगे, प्रतीकात्मक जो है उसमें भाव पिरोया गया है। तो कहीं ना कहीं पे वही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डोंगिया शीर्षक जो कविता है उसमें जो निहित जीवन का उद्देश्य है उसके बारे में बताना है। और तीसरा प्रश्न है कि अवधी किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो आप बता सकते हैं गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, और उसके बाद में आप बोल सकते हैं उन्नाव के साइड, उन्नाव के एक प्रकार से पूर्वी एरिया में, और इसी प्रकार से आप सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और फैज़ाबाद, बहराइच जो है ये सब हमने बताई थी, गोंडा हो गया, बस्ती हो गया, यहाँ सब आपके पूछे जो है बोले जाती हैं। आगे है आपका सर्वमंगला महाकाव्य का मुख्य संदेश क्या है। सर्वमंगला जो महाकाव्य है आपके पाठ्यक्रम में जो है यहाँ से स्वतंत्रता का मंच और स्वराज की स्थापना शामिल है, जो कि आचार्य विश्वनाथ पाठक जी द्वारा रचित है। तो यहाँ का इसका पूछ रहा है कि इसका मुख्य संदेश क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ अगला प्रश्न पूछा गया है कि बंशीधर शुक्ला जी की कौन कौन सी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। तो बंशीधर शुक्ला जी की आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी हैं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इनकी कविताओं को राम मड़िया, किसान जी, हुआ कसकस स्वयं निर्वाह, तपनी बदरा आए जा रे, ये कविताएं संकलित हैं। तो ध्यान रखेंगे, आपको बड़ी आसानी से इन सभी प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे। आपको 2 से 3 प्रश्न, मतलब एक आध प्रश्न तो तय है कि हाँ रचनाओं से पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका कि आद्या प्रसाद मिश्रा जी के रचना कर्म पर प्रकाश डालिए, अर्थात आद्या प्रसाद मिश्रा जी की रचनाओं के बारे में आपको बताना है। तो सभी कवियों के बारे के जीवन परिचय के बारे में, उनके रचनाओं के बारे में आपको पढ़ लेना है। आगे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि त्रिलोचन की अमोला कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो त्रिलोचन शास्त्री जी की अमोला कृति है और अमोला से 51 बार आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। मतलब एक प्रकार से उसके बारे में समझा देना क्या क्या अमोला में क्या बातें बताई गई हैं। किसी दिन चर्चा करेंगे आपके सामने, जब अमोला पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार से हम समझ लेंगे। अगला है आपका 9वां प्रश्न कि अवधि के प्रमुख आधुनिक कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो अवधि के प्रमुख आधुनिक कवियों में आपके सब आधुनिक है, त्रिलोचन शास्त्री, बंशीधर शुक्ला, आचार्य विश्वनाथ पाठक, आद्या प्रसाद मिश्रा, बलभद्र प्रसाद दीक्षित, गुरु, ये सब जो आपके पाठ्यक्रम में है जो है आधुनिक ही हैं, क्योंकि आप पढ़ के आ रहे हैं आधुनिक अवधि काव्य। तो ध्यान रखेंगे, ये यहाँ से भी सीधे पूछ लिया गया। अब आप थोड़े सा दिमाग लगाइए तो बड़े आसानी से इन सभी के बारे में आप बता सकते हैं, क्योंकि वही आधुनिक कवि हैं, मतलब आधुनिक अवधि के। अगला 10वां नंबर की पणीश जी का प्रमुख अवधि रचनाओं का परिचय दीजिए। तो पणीश जी जो है बलभद्र प्रसाद दीक्षित, पणीश, इनकी जो है अवधि रचनाओं के बारे में आपसे पूछा गया कि इनकी अवधि रचनाओं का परिचय दीजिए। तो कुछ रचनाएं ये लिख सकते हैं और कुछ और पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा जो है अति लघु उत्तरीय से। अब आते हैं आपका खंडबा, और खंडबा से लघु उत्तरीय यहाँ पर जो है पूछा गया है आपसे, खग मृग कीट और मानुष सारा, साज सदन सुख करही अपारा, घर हमार सब भरिगा पानी, उत राजा हम बही उतिरानी। अब जैसे ये पढ़ रहे हैं ना, जिनके छिन बिछुरही पीऊ नाही, सुखी नार पावस ऋतु माही, करम हमार भयो दुखदाई, का प्रीतम का दोष लगाई, दूसरे के दुख ते दुखी होए। मतलब या इतना हो गया यहाँ पर। तो ये किसका है, ये आपका शेख निसार कृत जो यूसुफ जुलेखा का जो एक खंड आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, सठेरित वर्णन, वहाँ से लिया गया है। तो इसको आपको करना था, अगर वापस नहीं कर सकते तो अथवा करके दिया है। अथवा करके आपसे दिया कि दूसरे के दुखते दुखी हुए, अपनो सुख सबका बांट दिए, जो जाने सुख दुख के केरला बस वह आई सुंदर मनई, औरन की बिटिया महतारी जो अपनिन ते अधिक माने। ये मनई कविता की है, पणीश जी के द्वारा रचित है। ठीक, तो कहीं ना कहीं पे ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं सभी प्रश्नों को केवल बताऊंगा आपके समक्ष, और पूरे के पूरे जो है जो उत्तर होंगे आप लोग ढूंढ लीजिएगा, आपके सीरीज में मिल जाएंगे। क्योंकि जो आपके अकॉर्डिंग मतलब बताऊं तो अवध सीरीज आपके उसमें चलती होगी, अवध सीरीज में देखेंगे तो इन सभी जो है चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से मिल जाएगा। क्योंकि जो ये सारे के सारे प्रश्न हैं ना, वो अवध सीरीज में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगर ज्ञानोदय ले लिया तो अच्छी बात है, ज्ञानोदय में और विस्तृत दिया है। आगे देखते हैं, संदर्भ व्याख्या कीजिए। और दिया है कि जहाँ बयार लगावे बढ़नी, अब वहाँ राम मड़ैया से पूछ लिया गया है। ठीक, बंशीधर शुक्ला जी के द्वारा रचित है। अथवा करके दिया है कि कीट पतंग भृंग पशु पंछी बोल बीटा पतनधारी, यह आचार्य विश्वनाथ पाठक जी का है। सूराज की स्थापना से यह लिया गया है। कहीं ना कहीं पे ऐसे आपसे प्रश्न पूछा गया है।
देख लिया आपने कैसे जो है व्याख्या खंड पूछा था, तो ऐसे पूछा जाएगा मात्र। हमने जिन जिन कविताओं की व्याख्या बता दी उनको देख लीजिएगा, लगभग वहीं से आपके हो जाएंगे पूरे, चूँकि अथवा करके दिया रहता है। तो अभी जितनी कविताओं को हमने बता दिया वो सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अब जल्द ही जितनी बची हैं आपकी कौन सी बची है, बहुत सारे लोग कमेंट आ रहा है, स्वतंत्रता का मंच, स्वराज की स्थापना बचा है शायद, और एक है ये 51 बराबर जो इनका है, कहाँ गए, हाँ अमोला से त्रिलोचन शास्त्री जी का। त्रिलोचन शास्त्री हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, ध्यान रखेंगे। तो इनसे प्रश्न बनता है। आगे पूछा गया आपसे, और कविता में पूछा गया लघुत्तरीय में कि शेख निसार के वियोग वर्णन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। क्योंकि जब आप देखते होंगे जब यूसुफ चला जाता है, जुलेखा किस प्रकार से विरह जो है वर्णन में रोती है, नीर घटा उमड़ी घटा चखा ना हम चखनीर, और नैना खेत सींचे सदा घट घट रहा शरीर। इस प्रकार से आप देखते हैं कि किस प्रकार से विरह वर्णन इस प्रकार से ज़्यादा है कि नैनों से इतने अश्रु गिर रहे हैं, इतने आंसू गिर रहे हैं कि उनके आंसू से 1-2 बीघे खेत ही मतलब एक प्रकार से सींच जाते हैं। तो ऐसी कल्पनाएं करते लोग लिखते थे। उनके विरह वर्णन के बारे में आप लिख दीजिएगा। ठीक, आगे समझते हैं अगला। अथवा करके प्रश्न दिया। लघुत्तरीय प्रश्नों की सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि अथवा करके दिया होता है, तो आप चॉइस कर सकते हैं कि हाँ ये करें कि ये करें। ओके, यहाँ पर आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक श्रेष्ठ बरवयकार के रूप में त्रिलोचन का महत्व स्पष्ट कीजिए। त्रिलोचन शास्त्री एक श्रेष्ठ बरवयकार हैं, इसका एक प्रकार से महत्व आपको स्थापित करना है। तो महत्व आप बताएंगे। बरवय इनका अगर पढ़ा होगा 51 बरवय, तो उसमें एक प्रकार से बरवय छंद में महारत हासिल है त्रिलोचन जी को, आप बता दीजिएगा उसमें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि परीश जी की घसियारिन कविता का भाव सौंदर्य उद्घाटित कीजिए। अर्थात जो घसियारिन कविता है वह उसका भाव सौंदर्य क्या है। आप देखते होंगे पहले के जो कवि होते थे, पहले के कवि क्या करते थे, पहले कवि राजा महाराजाओं की प्रशंसा करते थे। आप रीतकाल में घुसिए, रीतकाल में क्या होता था, रीतकाल में आश्रयदाताओं की प्रशंसा होती थी। आश्रयदाता कौन होते, राजा के यहाँ जो कवि रहते थे वो अपनी आश्रय मतलब कि जो जितने यहाँ रहते थे उनका बखान करते थे, चाहे वो बखान योग्य हो या ना हो, लेकिन बखान करना पड़ता था कवियों को। लेकिन आधुनिक काल में ऐसा नहीं था। आधुनिक काल के कवि स्वच्छंद भाव से रचना लिखते थे, किसी का उन पर दबाव नहीं था, किसी का डर नहीं था, भय का माहौल ख़त्म था, और आश्रयदाताओं की प्रशंसा वगैरह ना तो रीति निरूपण होता था ना आश्रयदाताओं की प्रशंसा होती थी। इस समय लोग स्वच्छंद भाव से रचनाएं करते थे। उस समय लोग बड़े महलों की बेटियों के बारे में ना लिख करके रूप सौंदर्य के बारे में ज़्यादा चढ़ा करके, जो कि रीतिकाल में लिखा जा रहा था, जो कि प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों बड़े बड़े लोगों का लिखा जा रहा था, यहाँ पर छोटे लोगों को दिखाया गया। यहाँ पर एक घसियारिन की जो है सुंदरता के बारे में विस्तार से आपको समझाया गया है। हमने कविता में विस्तार से आपको बता दिया है कि घसियारिन किस प्रकार से सुबह प्रातःकाल में उठती है, और प्रातःकाल की जो किरण होती है उसके मस्तक पे लटके हुए जो आगे बाल है, उसका बाल जो है आगे लटका रहता है, और उस बाल में धूल माटी जो है एक प्रकार से जमी रहती है। घास जब काटती है वह, तो एक प्रकार से क्या होता है, उसके जो है सर में मिट्टी लग जाती है बाल में, और वही बाल की मिट्टी जो है एक प्रकार से जब इस पे चेहरे पे लटकती है, तो एक प्रकार से उधर से तो सूरज का प्रकाश आ रहा है, साथ ही साथ तो जब उसका बाल लटका हुआ है तो बाल जो है चेहरे की भी चमक उस पर पड़ रही है, और सूर्य के प्रकाश की किरण भी, दोनों से एक प्रकार से वह स्वर्ण के समान दिखाई पड़ता है। बाल काला बाल जो है यहाँ पर स्वर्ण की तुलना में मतलब की गई है। तो एक प्रकार से यहाँ पर आप बड़े आसानी से समझा सकते हैं। उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें हमने विस्तार से आपको समझा दिया। तो परीश जी की घसियारिन कविता मतलब शीर्षक कविता का भाव सौंदर्य क्या है, उसको आपको उद्घाटित करना है। अथवा अगर यह प्रश्न नहीं करने में सक्षम है तो नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है कि रमई काका के साहित्यिक अवदान को स्पष्ट कीजिए। रमई काका कौन है भैया, रमई काका चंद्रभूषण द्विवेदी रमई काका। तो इनसे कहा गया कि रमई काका के साहित्यिक अवदान, तो साहित्यिक परिचय इनसे पूछ लिया गया। तो आप ध्यान रखेंगे साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे, और जो इसके बाद में जो है रचनाओं को पढ़ लीजिएगा, और इनके जीवन परिचय के बारे में यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बंशीधर शुक्ला की राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। चूँकि बंशीधर शुक्ला जी जो हैं वह मैंने बताया नहीं कि जो लोग देश उस समय जब ये लोग थे, आप देखते होंगे इस समय कब पैदा हुए थे जो है बंशीधर शुक्ला 1904 1980 में मृत्यु हुई। अब आप खुद ही सोचिए उस समय देश इस प्रकार से, देश में राष्ट्रवाद की भावना चरम सीमा पर थी, और जब राष्ट्रवाद की भावना चरम सीमा पर थी तो कोई भी कवि होगा वह अपने राष्ट्र के बारे में ज़रूर लिखेगा। तो किसी भी ऐसे कवि के बारे में आप बताइए जो कवि
थोड़ा ना थोड़ा राष्ट्रवाद के बारे में लिखा हो। हर एक लोग ऐसे लिखते थे, लेकिन प्रतीकात्मक शब्दावलियों का प्रयोग करते थे, खुल करके नहीं लिखते थे, क्योंकि इस समय अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेज कुछ भी करते थे, लोगों को जेल में डाल देते थे, तो इसलिए इन लोगों ने प्रतीकात्मक शब्दावलियों का प्रयोग किया। आप देखते होंगे इनमें से बहुत सारे कवि ऐसे जिन पर छायावाद का प्रभाव पड़ा, क्योंकि छायावाद एक प्रकार से पूछा था कि छायावाद का प्रभाव किन पर पड़ा है, कैसे पड़ा, उसको कभी कभी तुलनात्मक अध्ययन देता है। चले, तो बंशीधर शुक्ला जी की राष्ट्रीय चेतना को आप देख लीजिएगा। अथवा करके दिया है कि सिद्ध कीजिए कि मृगेश ग्रामीण परिवेश के सशक्त कवि हैं। वैसे जो मृगेश जी हैं आपके गुरु प्रसाद सिंह मृगेश, यह पूछा गया कि आप जो है बाराबंकी में जन्म हुआ जिनका रामनगर में, तो पूछा जा रहा है कि ग्रामीण परिवेश के सशक्त कवि हैं, मतलब ग्रामीण परिवेश के यहाँ पूर्ण रूप से गाँव के ही कवि हैं, ऐसा पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको बताना है कि हाँ हैं। अब इसमें आपको अपने हिसाब से विस्तार समझाना है इनकी रचनाओं के बारे में, जो आपने पढ़ा उसको पढ़ने के बाद में क्या आपको लगता है कि यह गांव के परिवेश से बिलोंग करते थे, या जानबूझ करके इन्होंने गांव पर रचनाएं लिखी हैं, या गांव में इन्होंने पले बढ़े हैं और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने गांव को अनुभव किया है, ना कि गाँव के बारे में पढ़ करके जो है लिखा है। तो ऐसे आपको यहाँ पर बताना है। तो ये थे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखेंगे, पूछा गया है कि छायावादी काव्य प्रवृत्तियों का पूरा भाव बलभद्र प्रसाद दीक्षित पणिश जी की रचनाओं में दृष्टिगत होता है, तो उदाहरण व्याख्या कीजिए। छायावादी काव्य, अब यहाँ पर पूछा कि इसके बारे में, पणिश जी के बारे में। बलभद्र प्रसाद दीक्षित पणिश जो हैं ये 1898 में पैदा हुए, 1942 में इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये इनकी रचनाएं जो हैं छायावाद से रिलेशन रखती, छायावाद में जैसी रचनाएं होती थी वैसी रचनाएं इनकी भी मिलती हैं, हमने बताया था आपको। तो वही पूछा जा रहा है कि छायावादी काव्य प्रवृत्तियों का पूरा भाव, जो छायावाद में प्रवृत्ति थी, छायावाद की प्रवृत्ति कौन कौन सी हैं। जैसे छायावाद की प्रवृत्ति के अगर बारे में बताना चाहूँ तो छायावाद में जो है प्रकृति का मानवीकरण हुआ था, तो इन्होंने भी प्रकृति का मानवीकरण किया है। नारी के प्रति सहानुभूति थी, इन्होंने भी नारी के प्रति सहानुभूति का भाव दिखाया है। इसी प्रकार से अन्य रचनाएं होती थी, अपने देश के प्रति कुछ बातें लिखी जा रही थी तो इन्होंने भी लिखा है। तो कहीं ना कहीं पे अपने चीज़ों के राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित थी उस समय, एक प्रकार से प्रतीकात्मक चीज़ों के बारे में सारी चीज़ें बताई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं पे बलभद्र प्रसाद दीक्षित पूर्ण रूप से अगर बात करें हम, निराला जी ने भी इनके बारे में बताया है कि हाँ ये छायावादी कवियों के बारे में जो है ओतप्रोत हैं, छायावादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं। तो कहीं ना कहीं पे वहाँ इसीलिए इनसे प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है जो है आपका दूसरा नंबर प्रश्न दीर्घ उत्तरीय से, कि आद्या प्रसाद मिश्रा उन्मत्त जी की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो काव्यगत विशेषताएं और एक प्रकार से भाव पक्ष की, तो काव्य पक्ष जो होता है और एक भाव पक्ष होता है। तो भाव पक्ष मेरे प्यारे दोस्तों, काव्य पक्ष में ही एक प्रकार से काव्यगत जो विशेषताएं होती हैं इनमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो अनुभूति पक्ष होता है और एक प्रकार से जो कला वाला पक्ष होता है। तो एक कला पक्ष होता है, एक भाव पक्ष होता है, और दोनों की दोनों काव्यगत विशेषताएं होती हैं। जब भी आपसे बारे में काव्य के बारे में कहे तो काव्य में दो प्रकार की विशेषताएं आप लिखेंगे, एक तो भाव पक्ष और एक होता है उसका मेरे प्यारे दोस्तों कला पक्ष। कला में क्या आता है आपका अलंकार वगैरह, अलंकार, रस हो गया आपका, छंद हो गया, चमत्कारिक शब्द कैसे हैं, मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग कितने मात्रा में हो, तो ये सब होते हैं आपके कला पक्ष, किस प्रकार से आपने लिखा। और जो भाव पक्ष होता है आपका, आखिरकार किस संवेदना पर आधारित है, आपके मन की बातें हैं, उसमें क्या भाव छिपा हुआ है, क्या आप कहना चाह रहे हैं, ये होता है आपका भाव पक्ष। तो कविता में जो होता है अनुभूति पक्ष ज़्यादा प्रबल होता है, हालांकि कला पक्ष भी प्रबल होता है, लेकिन हाँ दोनों पक्षों का जब समन्वय होता है तब एक कविता बन करके तैयार होती है। और यही पूछा गया है कि आद्या प्रसाद मिश्रा जो उन्मत्त जी हैं इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। तो उन्मत्त जी की कविता डगर महकी आप देखेंगे, पाती देखेंगे, आज दीवारी या गर्मी या इतनी झूम के बरस, तो इसमें आप देख लीजिएगा, बड़े आसानी से बता सकते हैं आप काव्यगत विशेषताओं के बारे में। अगला, एक सच्चे जन कवि के रूप में बंशीधर शुक्ला जी का मूल्यांकन कीजिए। चूँकि जन चेतना के हिसाब से देखें तो बंशीधर शुक्ला जी एक प्रकार से जन चेतना के कवि हैं, एक सच्चे जन कवि हैं, इसीलिए इनसे यह प्रश्न लगातार एग्जाम में बन रहा है। तो इनसे पढ़ लीजिएगा आप लोग, जन चेतना या जन कवि हैं, बिल्कुल हैं ये। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आधुनिक अवधि काव्यधारा में आचार्य विश्वनाथ पाठक के अवदान की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ भी प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, आधुनिक अवधि काव्यधारा में आचार्य विश्वनाथ पाठक जो हैं इनके क्या योगदान रहा है, तो इसके बारे में आपको बताना है। अगला है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिलोचन अवधि के विशिष्ट एवं प्रयोगशील कवि हैं। चूँकि अवधि ये त्रिलोचन शास्त्री जो हैं हिंदी में भी रचनाएं लिखते थे, अवधि में भी रचनाएं लिखते थे, तो कहीं ना कहीं पे इनके अंदर जो है एक विशिष्ट और प्रयोगशाली कवि थे, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों
चलिए 2017 का हम कल देख लेंगे। और वैसे लाइट भी चली गई और यहाँ पर कोई और साधन उपलब्ध नहीं है, तो कल और हम देखेंगे 2017 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। फिर 18 का देख लेंगे, 19 का देख लेंगे, 20 का देख लेंगे। ओके, चलिए धन्यवाद आप सभी का मेरे प्यारे दोस्तों।